वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो वन लाइनर्स करंट अफेयर्स के इस कारवा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगला जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखें। अगला करंट अफेयर्स है कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने भरत अरुण को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उसने भरत अरुण को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। याद रखेंगे भरत अरुण पहली बार जुलाई 2014 में बतौर गेंदबाजी कोच टीम इंडिया से जुड़े थे। तो जुलाई 2014 में भरत अरुण इंडिया टीम के गेंदबाजी कोच थे। अगला करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए $150 मिलियन की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए $150 मिलियन की आर्थिक सहायता की घोषणा की। यह जो चैरिटी है कहाँ का है? तो अमेरिका का है। अगला करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट। डेनिस अलीपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारत में रूस के नए राजदूत कौन बने हैं? तो डेनिस अलीपोव किसकी जगह भारत में रूस के नए राजदूत बने हैं? तो निकोलाई कुदाशेव की जगह अर्थात जो डेनिस अलीपोव हैं उनके पहले भारत में रूस के राजदूत थे निकोलाई कुदाशेव। डेनिस अलीपोव समर्पित भारत विशेषज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो डेनिस अलीपोव हैं वे समर्पित भारत विशेषज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। अगला करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन चुने गए? तो उन्मुक्त चंद बन गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद बन गए हैं। उन्मुक्त चंद कब बने? तो 18 जनवरी 2022 को। 18 जनवरी 2022 को भारत को साल 2012 में अंडर 19 विश्व कप चैंपियन बनाया। तो उन्मुक्त चंद ने साल 2012 में भारत को अंडर 19 विश्व कप चैंपियन बनाया। बिग बैश लीग में ये उन्मुक्त चंद किसके तरफ से खेल रहे हैं? तो मेलबर्न रेनगेट्स की तरफ से ये खेल रहे हैं। और इस बिग बैश लीग के कप्तान कौन है? तो एरन फिंच। कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। तो इस बिग बैश लीग के कप्तान कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर बल्लेबाज हैं एरन फिंच। अगला करंट अफेयर्स है इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को $3.4 अरब का रक्षा सौदा किया। तो इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को $3.4 अरब का रक्षा सौदा किया। किस श्रेणी की पनडुब्बी को खरीदने के लिए? तो डकार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को खरीदने के लिए। याद रखेंगे डकार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को खरीदने के लिए। इस पनडुब्बियों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जर्मनी के थाइसन क्रुप समूह के द्वारा। जर्मनी के थाइसन क्रुप समूह के द्वारा इनका निर्माण किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो महात्मा गांधी के नाम पर।
अगला करंट अफेयर्स है, माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टो मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टो मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी जगह ये नियुक्त हुए हैं? ये जो रॉबर्टो मेट्सोला हैं, इनकी नियुक्ति किसकी जगह हुई है? तो डेविड सासोली की मृत्यु के बाद। डेविड सासोली की मृत्यु के बाद कितने समय के लिए इन्होंने पदभार ग्रहण किया? तो 2.5 बरस के लिए। तो 2.5 बरस के लिए रॉबर्टो मेट्सोला ने यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष बने हैं। रॉबर्ट मेट्सोला इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं और यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी बनी हैं। तो रॉबर्ट मेट्सोला इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं, साथ ही साथ यूरोपीय संसद की ये सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी हैं। अगला करंट अफेयर्स है, आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट टीम एकादश में रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को जगह मिली है। जो 2021 की जो बेस्ट टेस्ट टीम चुना गया है, 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम, तो उसमें भारत की जो तरफ से रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत को जगह मिला है। अर्थात ये जो विश्व की टेस्ट एकादश टीम का चुनाव हुआ है वर्ष 2021 का, तो उसमें भारत के रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत को जगह मिली है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम 2021 में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को जगह दी गई है। तो आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम 2021 में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को जगह दी गई है। इस टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3 खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के 1 खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ी, इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी, भारत के 2 खिलाड़ी और पाकिस्तान के 1 खिलाड़ी शामिल हैं। अगला करंट अफेयर्स है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को मॉरिशस को बेचने का समझौता किया है। तो भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को मॉरिशस को बेचने का समझौता किया है। इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मॉरिशस के पुलिस बल के द्वारा। तो इसका इस्तेमाल मॉरिशस के पुलिस बल के द्वारा किया जा रहा है। मॉरिशस सरकार पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित ALH और DO-228 विमान संचालित कर रही है। तो मॉरिशस सरकार पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित ALH और DO-228 विमान संचालित कर रही है। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, आईसीसी ने वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में स्मृति मंधाना को जगह मिली है। तो याद रखेंगे कि आईसीसी की जो वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 घोषित की गई, तो उसमें भारत की तरफ से केवल 1 खिलाड़ी स्मृति मंधाना को ही जगह मिली है। याद रखेंगे, स्मृति मंधाना को जगह मिली है। T20 प्रारूप में भारतीय टीम की ये उपकप्तान हैं और बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना, जिन्होंने वर्ष 2021 में 31.87 की औसत से 255 रन बनाकर शीर्ष पर रहे। तो T20 प्रारूप में भारतीय टीम की ये उपकप्तान हैं और ये बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और 2021 में 31.87 की औसत से 255 रन बनाकर ये शीर्ष पर रहे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आने की संभावना ज़्यादा है।
कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? तो सारा गिल। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1994 ईस्वी को। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कैबिनेट ने इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड अर्थात इरीडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो कैबिनेट ने इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड अर्थात IREDA इरडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी। इरीडा क्या है? तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक श्रेणी 1 का एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसे 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है वर्ष 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा। तो वर्ष 2021 में भारत और चीन के बीच जो व्यापार था कितना रहा? तो लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा। चीन से जो भारत का आयात हुआ, कितना आयात हुआ? तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन से भारत का आयात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। इसमें आयात की अधिकांश मांगे किसकी थी? तो मशीनरी की थी। इसमें आयात की अधिकतर मांगे मशीनरी से संबंधित थी। वर्ष 2021 में चीन के साथ व्यापार घाटा कितना हुआ? तो 69.4 बिलियन डॉलर। वर्ष 2021 में चीन के साथ जो व्यापार घाटा हुआ तो वह 69.4 बिलियन डॉलर हुआ। वर्ष 2019 में सामना किए गए व्यापार घाटे से यह 22% अधिक था। तो वर्ष 2019 में जितना व्यापार घाटा हुआ उससे यह 22% क्या था? तो ज़्यादा था वर्ष 2021 में। अगला करंट अफेयर्स है वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो विक्रम देव दत्त जो हैं अरुणाचल प्रदेश के 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का निधन हो गया। ये एक बंगाली हास्य कार्टूनिस्ट थे। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का निधन हो गया। ये नारायण देवनाथ एक प्रसिद्ध बंगाली हास्य कार्टूनिस्ट थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून की रचना की, जैसे बेतुल द ग्रेट, होड़ा भोंदा, नोते फोनते। तो बेतुल द ग्रेट, होड़ा भोंदा, नोते फोनते, इन सभी कार्टून की इन्होंने नारायण देवनाथ ने
क्या की तो रचना की थी, जो कि एक बंगाली हास्य कार्टूनिस्ट थे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में 54% की हिस्सेदारी की खरीद ली है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में 54% की हिस्सेदारी की खरीद की है। रिलायंस रिटेल के द्वारा कितना डील किया गया था, तो $132 मिलियन अर्थात 985 करोड़ रुपए। तो रिलायंस रिटेल के द्वारा $132 मिलियन या 985 करोड़ रुपए का डील किया था। यह सौदा किसके जरिए किया गया, तो यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए किया गया। तो यह जो सौदा हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए हुआ। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चेक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। तो हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चेक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। इस विधेयक का क्या उद्देश्य है, तो इस विधेयक का उद्देश्य है दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना और इन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना और इसकी निर्भरता को कम करना। इस कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी। तो इस कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी। अगला करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट लेवाडोवस्की को लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। तो रॉबर्ट लेवाडोवस्की को लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। इन्होंने किसे पछाड़ दिया, तो इन्होंने लियोनेल मेसी, जो कहाँ के हैं, तो अर्जेंटीना के हैं। तो इन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे पछाड़ दिया। कुछ दिनों पहले ये अपना 7वां बैलन डी और जीते थे। तो लियोनेल मेसी ने कुछ दिनों पहले अपना 7वां बैलन डी और पुरस्कार जीता था। किसके लिए ये खेलते हैं, तो ये जो रॉबर्ट लेवाडोवस्की हैं ये बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं, बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया। तो हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामले के निपटान और लंबित मामले आदि को क्या करेगी, तो प्रदर्शित करेगी। तो यह जो हाईकोर्ट की न्याय घड़ी है वह अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगी। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है 1971 के युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल SH शर्मा का निधन हो गया। कितने वर्षों में, तो 100 वर्ष में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1971 के युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल SH शर्मा का 100 वर्ष में निधन हो गया। 1971 के युद्ध में SH शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। तो 1971 के युद्ध में SH शर्मा ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर के कमांडिंग ऑफिसर थे। SH शर्मा नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर पद पर थे। तो SH शर्मा नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर के पद पर थे
अभी हमने देख भी लिया। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्थात सीईओ का पदभार संभाल लिया है। तो याद रखेंगे कि जो विस्तारा एयरलाइंस है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, सीईओ। तो उनका नाम है विनोद कन्नन। विनोद कन्नन किसकी जगह विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, तो लेस्ली थंग की जगह विस्तारा विनोद कन्नन की नियुक्ति हुई है। लेस्ली थंग कब से कब तक थे, तो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक। तो लेस्ली थंग 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक थे। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों कौन कौन, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त राज्य अमेरिका का चयन किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्यों अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त राज्य अमेरिका का चयन किया गया है, जिसमें अल्बानिया पहली बार शामिल हुआ है। अल्बानिया क्या है, तो पहली बार शामिल हुआ है, जबकि ब्राज़ील 11वीं बार शामिल हुआ। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। तो केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित करने का फैसला किया है। कारण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए ऐसा फैसला किया गया। यह पहले कब आयोजित होने वाला था, तो यह पहले अप्रैल से सितंबर 2020 तक आयोजित होने वाला था। यह पहले अप्रैल से सितंबर 2020 तक आयोजित होने वाला था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। तो हाल ही में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। कब जीता, तो 5 जनवरी 2022 को जीता। इस जीत की खासियत क्या रही, तो बांग्लादेश की कीवियों के खिलाफ 21 साल में यह पहली टेस्ट जीत थी। साथ ही किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत थी। तो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को आज से पहले कभी नहीं पराजित किया था, लेकिन 5 जनवरी 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ जब पहला टेस्ट मैच जीता अपना पूरे 21 साल में, तो किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली जीत बन गई। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता अय्यप्पन पिल्लाई। तो वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता अय्यप्पन पिल्लाई का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उम्र में इनका निधन हुआ, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, आ सकता है। को वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता अय्यप्पन पिल्लाई का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी।
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में ये अय्यप्पन पिल्लई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के सलाह पर ही अय्यप्पन पिल्लई अल्पायु में ही तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। तो महात्मा गांधी के सलाह पर ही अय्यप्पन पिल्लई काफ़ी कम उम्र की आयु में ही तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। इनकी नियुक्ति कितने समय के लिए हुई? तो 3 वर्ष के लिए। तो रेणु भाटिया की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई। ये कहाँ की रहने वाली है? तो NIT फरीदाबाद की। ये NIT फरीदाबाद की रहने वाली है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। तो रेणु भाटिया ने वर्ष 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो प्रीति जो भारद्वाज हैं ये उपाध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम और कॉलर वाली नाम के मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया। इस बाघिन के नाम एक रिकॉर्ड है कि इस बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दिया, अर्थात 29 छोटे छोटे बाघों को जन्म दिया। याद रखेंगे सुपर मॉम। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। हाल ही में MK प्रसाद जो कि एक पर्यावरणविद थे, तो हाल ही में पर्यावरणविद MK प्रसाद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, 89 ईयर। तो हाल ही में पर्यावरणविद MK प्रसाद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। MK प्रसाद ने कौन कौन सा काम किया था? तो MK प्रसाद ने केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी आंदोलन के प्रणेता के रूप में काम किया था। अर्थात MK प्रसाद ने केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी आंदोलन किया था। इन्होंने केरल में एक जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण किया है। तो इन्होंने केरल में एक जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण किया है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को बढ़ाकर, पहले 32 वर्ष था, अब उसे बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? तो 38 वर्ष कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को बढ़ाकर 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया। केंद्र सरकार ने, अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग को ही अनिवार्य कर दिया है। कितना एयरबैग? तो 6। अगला करंट अफेयर्स है, भारत और रूस की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है। इस अभ्यास में किस मिसाइल का परीक्षण किया गया?
तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची। तो इस अभ्यास में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची का परीक्षण किया गया। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत का परीक्षण किया है। यह पहली बार है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के तहत पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया? तो अविनाश पांडु को नियुक्त किया है। तो खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलक के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक अविनाश पांडु को नियुक्त किया है। याद रखेंगे, भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर बने हैं कौन? अविनाश पांडे। किसके द्वारा नियुक्ति हुई? तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, खेल मंत्रालय के द्वारा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अविनाश पांडु मॉरिशस के रहने वाले हैं, मॉरिशस के रहने वाले हैं। अविनाश पांडु इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं तथा इनकी नियुक्ति का मकसद खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मजबूत कोचिंग संरचना को भी बनाना है। तो ये अविनाश पांडु इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं तथा इनकी नियुक्ति का मकसद है खिलाड़ियों की क्षमता को बढ़ाना, साथ ही साथ मजबूत कोचिंग संरचना को भी बनाना है। इनकी नियुक्ति कब तक की गई है? तो पेरिस के ओलंपिक तक। इनकी नियुक्ति पेरिस के ओलंपिक तक रहेगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का मतलब होता है चट्टान पर्वतों का म्यूजियम। ये पहला है जिसका उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 6 जनवरी 2022 को। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 15 संग्रहालय की भी स्थापना की गई। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 संग्रहालय की भी स्थापना की गई। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, TS त्रिमूर्ति ने आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्ष पद को संभाला। तो TS त्रिमूर्ति ने आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद संभाल लिया। किस वर्ष के लिए? तो वर्ष 2022 के लिए। याद रखेंगे, वर्ष 2022 के लिए TS त्रिमूर्ति ने आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद संभाला है। CTC अर्थात आतंकवाद निरोधी समिति CTC, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2001 में। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया 2022 में। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2021 अर्थात वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ष 2022 मनाया गया। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स कब मनाया गया? तो 6 जनवरी 2022 को। 6 जनवरी 2022 को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS एंट्रेंस इन डिस्ट्रेस के द्वारा हुई थी। तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ONGC अर्थात वाइल नेचुरल एंड गैस कॉरपोरेशन प्राकृतिक तेल एंड गैस निगम ONGC ने भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है?
भारत की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अलका मित्तल बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओएनजीसी में भारत की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो अलका मित्तल बनी है। यह ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। और अलका मित्तल की नियुक्ति किनकी जगह हुई? तो अलका मित्तल की नियुक्ति सुभाष कुमार की जगह हुई, सुभाष कुमार की जगह हुई। और ये सुभाष कुमार 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। तो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 4 जनवरी 2022 को। तो सिंधु ताई सपकाल का निधन 4 जनवरी 2022 को हुआ। कितने वर्ष में इनका निधन हुआ? तो 75 वर्ष की उम्र में। याद रखेंगे। तो सिंधु ताई सपकाल का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो 75 वर्ष की उम्र में हुआ। ये किस नाम से प्रसिद्ध थी? अनाथ बच्चों की माँ। तो ये अनाथ बच्चों की माँ के नाम से प्रसिद्ध थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्टन हरप्रीत चंडी, कैप्टन हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हरप्रीत चंडी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध है। हरप्रीत चंडी पोलर प्रीत के नाम से प्रसिद्ध है। यह कठिन यात्रा को पूरा करने वाली यह पहली अश्वेत महिला भी बन गई है। तो इस कठिन यात्रा को पूरा करने वाली हरप्रीत चंडी पहली अश्वेत, अर्थात अश्वेत का मतलब हो गया काली, काली महिला बन गई है, अश्वेत महिला बन गई है। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने जारी की होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन। तो केंद्र सरकार ने होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन जारी की। इस होम आइसोलेशन के तहत उन मरीजों को छुट्टी दी जाएगी जो पॉजिटिव आने से कम 7 दिन तक अपने घर में रहे हों, एवं मरीजों को भी, ऐसे मरीजों को भी होम आइसोलेशन से छुट्टी मिलेगी जिन्हें लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं हुआ हो। तो इसमें क्या क्या निर्देश दिया गया है गाइडलाइन में कि होम आइसोलेशन के तहत उन मरीजों को छुट्टी दी जाएगी जो पॉजिटिव आने से कम 7 दिन तक अपने घर में रहे हों, एवं ऐसे मरीजों को भी होम आइसोलेशन से छुट्टी मिलेगी जिन्हें लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं हुआ। अगला करंट अफेयर्स है, ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए, ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित आरटी-पीसीआर किट को मिली मंजूरी। तो ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी मिली। आरटी-पीसीआर किट जो है यह कोरोना वायरस का टेस्ट करता है, काफी क्विक डिसीजन में टेस्ट करता है आरटी-पीसीआर। इस किट का क्या नाम है? तो इस किट का नाम है ओमिश्योर। इंपॉर्टेंट है, ओमिश्योर। इसकी मंजूरी किसने दी? तो इसका मंजूरी करता था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। तो इसकी मंजूरी ICMR ने दी। इस दवा का निर्माण किसने किया? इस किट का निर्माण किया टाटा मेडिकल ने। तो इस किट का निर्माण किसने किया? टाटा मेडिकल ने। अगला करंट अफेयर्स है, ICC महिला विश्व कप क्रिकेट 2022। तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022, इसमें कप्तान किसे बनाया गया? मिताली राज को। तो ICC महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 के लिए भारत के लिए कप्तान किसे बनाया गया? तो मिताली राज को, जबकि उप कप्तान या वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर बनी है। हरमनप्रीत कौर उप कप्तान बनी है। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट
IHU फ्रांस के मार्सेल में ये 12 मामले प्राप्त हो चुके हैं IHU का। तो फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट IHU मिला। फ्रांस के मार्सेल में इस IHU के 12 मामले प्राप्त हो चुके हैं। यह IHU पूरे 46 बार अपना रूप बदल चुका है। तो यह जो IHU है पूरे 46 बार अपना रूप बदल चुका है। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस 2022 मनाया गया कब? 4 जनवरी 2022 को। 4 जनवरी 2022 को। इस दिवस को मनाने का क्या कारण है? तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का यह जन्म दिवस है। 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस के वैंकूवर में ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। कब? 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस के वैंकूवर में। तो इसी कारण प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रेल लिपि के महत्व को बताना। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है ब्रेल लिपि के महत्व को बताना। पहली बार इस ब्रेल लिपि दिवस को कब मनाया गया था? तो 4 जनवरी 2019 को। तो पहली बार इस ब्रेल लिपि दिवस को 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। और इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 6 नवंबर 2018 को। तो इस दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 नवंबर 2022 को प्रस्तावित किया गया। 6 नवंबर 2018 को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विश्व कैंसर दिवस 2022 मनाया गया। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? तो 4 फरवरी 2022 को। तो विश्व कैंसर दिवस 2022 4 फरवरी 2022 को मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2022 को पंजाब में 42,000 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2022 को पंजाब में 42,000 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी। कहां पर? तो पंजाब के फिरोजपुर जिले में। पंजाब के फिरोजपुर जिले में कितने करोड़ रुपए की आधारशिला रखी नरेंद्र मोदी ने? तो 42,750 करोड़ रुपए की। 42,750 करोड़ रुपए की। इसकी घोषणा कब की गई? तो 3 जनवरी 2022 को। इसकी घोषणा 3 जनवरी 2022 को की गई। इसके अंतर्गत कौन कौन से परियोजना का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने? तो दिल्ली अमृतसर और कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जो 669 किलोमीटर है। साथ ही साथ इसमें 39,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 669 किलोमीटर अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जिसमें 39,500 करोड़ की लागत बताई गई है। अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन बनाने के लिए भी उद्घाटन किया गया। तो इस परियोजना में अमृतसर जो ऊना खंड है उसे 4 लेन बनाया जाएगा। 17 करोड़ रुपए के 77 किलोमीटर भोटा कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यह जो अमृतसर ऊना खंड का जो रास्ता है वह 1700 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा और यह कुल 77 किलोमीटर लंबा है और यह भोटा कॉरिडोर का क्या है? तो एक हिस्सा है। मुकेडिया तलवाड़ा न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। तो इस परियोजना के तहत मुकेडिया तलवाड़ा न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर खोला जाएगा। तो फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट सेंटर खोला जाएगा। कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कितने बेड होगा उसमें? तो उसमें 100 बेड होगा और उसमें 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी। याद रखेंगे 325 करोड़। अगला करंट अफेयर्स है, दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया। जब कोरोना काल चरम सीमा पर था तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा।
कारण क्या है तो कोविड-19। 4 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। अर्थात 4 जनवरी 2022 से लेकर 4 जनवरी 2022 से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। ये राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब है, याद रखेंगे। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब है। राफेल नडाल ने किसे पराजित करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पर कब्जा किया तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर। तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने पराजित किया। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2020 ग्रैंड स्लैम जीते। तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20-20 बार ग्रैंड स्लैम का पदक जीता है, लेकिन इन्होंने 21वां बार ग्रैंड स्लैम जीत लिया। राफेल नडाल ने उन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राफेल नडाल 4 बार यूएस ओपन और 2008 तथा 2010 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। तो राफेल नडाल 4 बार यूएस ओपन जीत चुके हैं, जबकि 2008 और 2010 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला का खिताब किसने जीता तो ये तो था पुरुष का। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला का खिताब किसने किया तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने वर्ष 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। और एशले बार्टी ने किसे पराजित किया तो डेनियल कोलिंस को। कहाँ की हैं तो अमेरिका की। तो एशले बार्टी ने अमेरिका के डेनियल कोलिंस को क्या किया तो पराजित किया। 1978 ईस्वी के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली ये एशले बार्टी पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इससे पहले क्रिस आर्नोल्ड ने आखिरी बार यह खिताब जीता था। तो 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली एशले बार्टी पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इससे पहले क्रिस आर्नोल्ड ने यह खिताब आखिरी बार जीता था, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है। तो गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसमें इक्विटी समझौता कितना शामिल है तो $70 करोड़ का, अर्थात 5,224 करोड़ रुपए। तो इसमें इक्विटी समझौता कितना शामिल है तो $70 करोड़, अर्थात 5,224 करोड़ रुपए। प्रति शेयर की कीमत कितनी निर्धारित की गई है तो 734 रुपए। तो इसमें प्रति शेयर 734 रुपए की शेयर की कीमत निर्धारित की गई है। एयरटेल में जो गूगल की हिस्सेदारी है वह कितनी है तो 1.28%। एयरटेल में गूगल की हिस्सेदारी 1.28% है। कुल निवेश में $30 करोड़ की राशि वाणिज्यिक समझौते के क्रियान्वयन के लिए होगी। तो कुल निवेश में $30 करोड़ की जो राशि है वह वाणिज्यिक समझौते के क्रियान्वयन के लिए निवेश होगी। अगला है विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 मनाया गया। तो यह जो कुष्ठ रोग है इसमें हाथ पैर गल जाते हैं, उंगलियां गल जाती हैं और शरीर पर चित्ती दाग हो जाते हैं। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2020 मनाया गया। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब 30 जनवरी 2022 को। 30 जनवरी 2022 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो कुष्ठ को समाप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कुष्ठ को समाप्त करना। अगला करंट अफेयर्स है, इजराइल और भारत ने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरा होने पर जश्न मनाया। तो भारत और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरा होने पर काफ़ी जश्न मनाया। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन देशों के बीच
पूर्ण राजनीतिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुई। तो भारत ने 17 सितंबर 1950 ईस्वी को इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध और 29 जनवरी कब बना था पूर्ण राजनयिक संबंध? 29 जनवरी 1992 ईस्वी को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना झांकी में शामिल रहीं। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना झांकी में शामिल रहीं। किस झांकी में वे शामिल रहीं? तो 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस की जो झांकी हुई थी तो उसमें वे शामिल हैं। 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस में। शिवांगी सिंह कौन है? तो देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो वाराणसी की। ये देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट है शिवांगी सिंह। ये वाराणसी की रहने वाली है। भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली ये दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट है। तो भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली ये शिवांगी सिंह दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट है। शिवांगी सिंह राफेल के अलावा मिग 21 बाइसन विमान भी उड़ा चुकी हैं। तो शिवांगी सिंह राफेल के अलावा मिग 21 बाइसन विमान भी उड़ा चुकी हैं। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2022 में पद्म पुरस्कार मिला। तो 2022 में पद्म पुरस्कार मिला कई लोगों को। तो कौन कौन लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म पुरस्कार मिला 2022। इसकी घोषणा कब की गई? तो 25 जनवरी 2021 को। 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष कुल पद्म पुरस्कारों की घोषणा कितनी हुई? तो 128। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल पुरस्कारों की घोषणा की गई। कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए? तो कुल 128। कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। इसकी मंजूरी किसने दी? तो इस पद्म पुरस्कार की मंजूरी रामनाथ कोविंद ने दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पद्म पुरस्कार को दिया भी और इसकी मंजूरी भी दी। पद्म विभूषण, तो 3 पद होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार मिलते हैं, एक पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। तो पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। पद्म विभूषण की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को। यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद। तो भारत रत्न के बाद यह देश का दूसरा नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला कौन है? भारत रत्न, और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई। देश के असैनिक क्षेत्रों में योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पद्म जो भूषण है, विभूषण है, देश के असैनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। अब वर्ष 25 जनवरी 2022 को जो पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार मिला 2022 का, पद्म विभूषण का पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो 5 लोगों को। CDS जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मिला मरणोपरांत। प्रभा अत्रे जो कि महाराष्ट्र की कलाकार हैं, उन्हें मिला पद्म विभूषण का पुरस्कार। राधे श्याम खेमका ये उत्तर प्रदेश में साहित्य और शिक्षा के कार्य हेतु इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। तो कुल 4 पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। कौन कौन? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत, महाराष्ट्र की कलाकार प्रभा अत्रे को, और राधे श्याम खेमका जो कि उत्तर प्रदेश में साहित्य और शिक्षा के कार्य हेतु इन्हें मिला, वो भी मरणोपरांत। तो इस प्रकार कुल 4 पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। बिपिन रावत को जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
उन्हें सिविल सेवा उत्तराखंड तथा लोक कार्य उत्तर प्रदेश हेतु कल्याण सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तो बिपिन रावत को सिविल सेवा उत्तराखंड के लिए, जबकि कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में लोक कार्य के लिए पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। अब हम लोग देखते हैं पद्म भूषण के बारे में। तो पद्म भूषण जो है वह देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश के बहुमूल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार मिलता है। तो पद्म भूषण देश के बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार मिलता है। तो इसमें कुल 17 लोगों को पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। कितने लोगों को? तो 15 लोगों को। कौन कौन? गुलाम नबी आज़ाद, ये जम्मू कश्मीर में लोक कार्य के लिए इन्हें मिला। तो जम्मू कश्मीर में के लोक कार्य के लिए गुलाम नबी आज़ाद को मिला। पश्चिम बंगाल के विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में मिला। पश्चिम बंगाल के विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में मिला। पंजाब के गुरमीत बाबा मरणोपरांत इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य को लोक कार्य के लिए मिला। उसके बाद व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र के नटराजन चंद्रशेखरन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। उसके बाद तेलंगाना के कृष्ण एला और श्रीमती चित्रा एला को व्यापार के क्षेत्र में मिला। तो तेलंगाना के कृष्ण एला और श्रीमती चित्रा एला को व्यापार के क्षेत्र में मिला। उसके बाद पाक कला के क्षेत्र में माधुर जाफरी को मिला। पाक कला के क्षेत्र में माधुर जाफरी को मिला। राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया को खेल के क्षेत्र में मिला। राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के राशिद खान को कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के राशिद खान को कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला पद्म भूषण का। राजस्थान के राजीव महर्षि को सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तो राजस्थान के राजीव महर्षि को सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। अमेरिका के सत्यनारायण नडेला को व्यापार एवं उद्योग के लिए पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। अमेरिका के सुंदर राजन पिचाई को व्यापार एवं उद्योग के लिए क्या मिला? तो पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र के साइरस पूनावाला को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। उसके बाद विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैक्सिको के संजय रोजाराम को मरणोपरांत पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। तो मैक्सिको के संजय रोजाराम मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला। उड़ीसा के प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। उड़ीसा के प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। गुजरात के स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। तो गुजरात के स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। जबकि उत्तर प्रदेश के वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार कुल 17 पुरस्कार मिले पद्म भूषण में। तो पद्म भूषण में कुल 17 पुरस्कार मिले, याद रखेंगे। अब आता है पद्मश्री। तो पद्मश्री में कुल 107 लोगों को पुरस्कार मिला। तो पद्मश्री में कुल 107 लोगों को पुरस्कार मिला। तो अभी हमने बताया कि कुल 128 पुरस्कार मिला पद्म पुरस्कार। इसमें से 17 पुरस्कार मिला कौन? पद्म भूषण, और 4 पुरस्कार मिला पद्म विभूषण। तो इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कुल 107 पुरस्कार। तो यही जो बचे पुरस्कार हैं यह मिला पद्मश्री। अब यह पद्मश्री जो है केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पद्मश्री केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा एवं सार्वजनिक जीवन में ये पुरस्कार मिलते हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है
कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा एवं सार्वजनिक जीवन में ये पुरस्कार दिया जाता है। यह देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब किन किन लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग पद्म विभूषण और पद्म भूषण को याद कर लें तो बाकी जो बचेंगे वे ऑप्शन में आएंगे, वे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति होंगे। तो बस पद्म विभूषण को याद रखें और पद्म भूषण को याद रखें। इनके अलावे जो ऑप्शन में रहेंगे वे सारे पद्म श्री रहेंगे। तो इसको हम लोग आसानी से टिक कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि कुल 128 में से 107 पद्म श्री पुरस्कार मिला, 17 याद रखेंगे, 17 पद्म भूषण और 4 पद्म विभूषण। अगला है गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ 2022। गणतंत्र दिवस परेड हुआ 2022। 26 जनवरी 2022 को भारत ने मनाया 73वां गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 2022 को भारत ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस 2022 का परेड भी आयोजित हुआ। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर 75 विमानों का फ्लाई पास्ट किया गया। तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर 75 विमानों का फ्लाई पास्ट किया गया। अगला इम्पोर्टेंट है, मेटा के द्वारा बड़ा घोषणा बना रहा है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो मेटा वही है, फेसबुक का नया नाम क्या रख दिया गया है तो मेटा। तो फेसबुक का नया नाम क्या रख दिया गया है मेटा। तो मेटा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना रहा है। इस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च क्लस्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च क्लस्टर AIRC, इसका नाम है AIRC, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च क्लस्टर। अगला इंपॉर्टेंस है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 मनाया गया। नेशनल टूरिज्म डे 2022 मनाया गया। कब? 25 जनवरी 2022 को। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 25 जनवरी 2022 को मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ ने घोषित किया टीम का नया नाम। तो IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ ने टीम का नया नाम घोषित किया। टीम का क्या नाम रखा तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स। टीम का नाम रखा लखनऊ सुपर जॉइंट्स। इसकी घोषणा कब की गई तो 24 जनवरी 2022 को। इसकी घोषणा 24 जनवरी 2022 को की गई। इसके कप्तान कौन बने तो KL राहुल। इसके कप्तान कौन बने KL राहुल। और इस फ्रेंचाइजी लखनऊ के मेंटर कौन है तो गौतम गंभीर। मेंटर है गौतम गंभीर। जबकि इस टीम के मालिक हैं संजीव गोयनका। इस टीम के मालिक कौन है तो संजीव गोयनका। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 मनाया गया। नेशनल वोटर्स डे 2022 मनाया गया। कब मनाया गया तो 25 जनवरी 2022 को। 25 जनवरी 2022 को। इस वर्ष इस मतदाता दिवस की थीम क्या रही अर्थात विषय क्या रही तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो इस वर्ष की जो मतदाता दिवस रही उसकी थीम रही मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। इस दिवस को मनाने का क्या कारण है तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत चुनाव आयोग अर्थात भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया तो 25 जनवरी 2011 को। पहली बार इस दिवस को 25 जनवरी 2011 को मनाया गया। यह 2022 का जो मतदाता दिवस है यह चुनाव आयोग का 61वां दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस 61वां दिवस। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, स्मृति मंधाना दूसरी बार बनी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। तो स्मृति मंधाना वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी। और कब कितनी बार बनी तो ये दूसरी बार बनी। इससे पहले इन्हें यह पुरस्कार कब मिला था तो वर्ष 2018 में।
इससे पहले उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2018 में मिला था। तीनों फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वर्ष 2021 में बनी। तो वर्ष 2021 में स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनी। याद रखेंगे, 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनने वाली, 2 बार बनने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। इससे पहले झूलन गोस्वामी वर्ष 2007 में केवल 1 बार यह पुरस्कार जीता था। तो इससे पहले झूलन गोस्वामी ने वर्ष 2007 में केवल 1 बार यह पुरस्कार जीता था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है AFC महिला एशिया कप 2022। तो AFC महिला एशिया कप 2022, भारत ने AFC महिला एशिया कप 2022 से अपना नाम वापस ले लिया। तो भारत ने AFC महिला एशिया कप 2022 से अपना नाम वापस ले लिया। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वापस कब लिया? तो 23 जनवरी 2022 को। कब वापस लिया? तो 23 जनवरी 2022 को। इसका कारण क्या रहा? तो 12 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो 12 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भारत ने AFC महिला एशिया कप 2022 से अपना नाम वापस ले लिया। अनुच्छेद 4.1 के तहत 13 खिलाड़ियों को रखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उनके पास 11 खिलाड़ी ही फिट थे। तो अनुच्छेद 4.1 के तहत कम से कम 13 खिलाड़ियों को फिट होना जरूरी है, लेकिन मात्र 11 खिलाड़ी ही फिट थे। इसी कारण भारतीय जो AFC खिलाड़ी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया एशिया कप, AFC एशिया कप से। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 मनाया गया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 अर्थात नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2022 मनाया गया। कब? तो 24 जनवरी 2021 को। 24 जनवरी 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मनाने का क्या उद्देश्य है? तो लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना। तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लोगों को, लड़कियों को जागरूक करना। याद रखेंगे, इसको मनाने का क्या कारण था कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। तो 24 जनवरी 1966 को भारत की जो तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। पहली बार इसे कब मनाया गया? तो 24 जनवरी 2009 को। तो पहली बार इस दिवस को 24 जनवरी 2009 को मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022 मनाया गया। कब? 24 जनवरी 2022 को। 24 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर 2018 को। तो पहली बार 3 दिसंबर 2018 को मनाया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम या विषय क्या रही? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इस वर्ष की थीम रही। याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना दिवस 2022 मनाया गया, अर्थात इंडियन आर्मी डे 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 15 जनवरी 2022 को। तो 15 जनवरी 2022 को भारतीय थल सेना दिवस अर्थात इंडियन आर्मी डे मनाया गया। इस दिन को मनाने का कारण क्या है? तो इस दिन को मनाने का कारण है कि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के द्वारा
जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली गई थी। तो इस दिन को मनाने का कारण है कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के द्वारा जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली गई थी। अगला करंट अफेयर्स है, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-दाखिल पोर्टल शुरू हो चुका है। तो उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-दाखिल पोर्टल शुरू हो चुका है। याद रखेंगे, ई-दाखिल पोर्टल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 से ही लागू है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू है? तो 20 जुलाई 2020 से। इसमें उपभोक्ता आयोग में ई फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। तो इसमें उपभोक्ता आयोग में ई फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। अगला करंट अफेयर्स है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी में छापने की घोषणा की है। तो यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी में छापने की घोषणा की है। हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता किसने की? मीनाक्षी लेखा ने। तो हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो मीनाक्षी लेखा ने। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम सरकार ने हाल ही में ओरांग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। तो असम सरकार ने हाल ही में ओरांग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क को कितनी बार विस्तारित करने का फैसला किया गया? तो 3 बार। इस पार्क को 3 बार बढ़ाने का फैसला किया गया है। 3 बार आकार बढ़ाने का फैसला किया गया। कितने क्षेत्रफल को बढ़ाने पर फैसला किया गया? तो 200.32 वर्ग किलोमीटर। तो 200.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाने का फैसला किया गया। ओरांग नेशनल पार्क क्या है? तो गेंडों का यह एक प्रमुख आवास है और 2016 में इसे बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो ओरांग नेशनल पार्क गेंडों का प्रमुख आवास है और इसे वर्ष 2016 में एक बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। कितने रकम की अपील शुरू की गई? तो $5 बिलियन की। यह जो अपील थी वह $5 बिलियन की थी। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई थी। तो अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई थी। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माया एंजेलो अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। तो माया एंजेलो अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। इस सिक्के के एक तरफ माया एंजेलो बाज के साथ खड़ी हैं जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र अंकित है। तो इस सिक्कों पर एक तरफ माया एंजेलो का बाज के साथ चित्र अंकित है जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र अंकित है। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल के द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। तो अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल के द्वारा, टकसाल का मतलब होता है जो सिक्कों को जारी करता है, जो सिक्के को निर्माण करता है, तो उसके द्वारा यह क्या किया गया है? तो जारी किया गया है सिक्का। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र को
60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु पहले 60 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने और भी घोषणा की। क्या घोषणा की? कि कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की भी बढ़ोतरी की जाएगी। कब से? तो 1 जनवरी 2022 से यह लागू होगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक और घोषणा किया कि कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी की जाएगी और यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। 23.29% की बढ़ोतरी से सरकार के बजट पर कितना असर पड़ेगा? तो 10,247 करोड़ 10,247 करोड़ का असर पड़ेगा जब सरकार 23.29% की बढ़ोतरी करेगी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को लॉन्च किया। किस रेलवे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो पश्चिम रेलवे। किसकी मदद से? तो आरपीएफ की मदद से, अर्थात रेलवे प्रोटेक्टिंग फोर्स की मदद से। तो रेलवे प्रोटेक्टिंग फोर्स की मदद से पश्चिम रेलवे के द्वारा यह मिशन अमानत की शुरुआत की गई। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए एक पैनल का गठन किया और इस पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इंदु मल्होत्रा को बनाया है। इस पैनल में और कौन कौन से सदस्य हैं? तो एनआई के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआई के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महापंजीयक। याद रखेंगे, इतने लोग और सदस्य बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। लवलीना बोरगोहेन कितनी वर्ष की हैं? तो 24 वर्ष की हैं। 24 वर्ष की इन्हें असम सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया। लवलीना बोरगोहेन के नाम पर एक सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो असम में। तो असम में लवलीना बोरगोहेन के नाम पर एक सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही लवलीना बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूपथुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। याद रखेंगे कितनी लागत से? तो 25 करोड़ की लागत से लवलीना बोरगोहेन की विधानसभा क्षेत्र सरूपथुर। याद रखेंगे, सरूपथुर। अगला करंट अफेयर्स है। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्थियोसौर मिला है। इच्थियोसौर। तो इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्थियोसौर मिला है। इस जीवाश्म की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो वर्ष 2020 में लीसेस्टरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का कंजर्वेशन टीम। तो वर्ष 2020 में लीसेस्टरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम ने इस जीवाश्म की सबसे पहले खोज की थी वर्ष 2020 में। यह जो जीवाश्म है यह 33 फीट लंबा है और इसका वजन जो है 1 टन है। तो यह जीवाश्म 33 फीट लंबा और इसका वजन 1 टन है। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किसने? क्रिस मॉरिस ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। चाहे T20 हो,
चाहे वो वनडे हो या टेस्ट हो, सभी प्रारूपों से वे संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। तो ये क्रिस मॉरिस ने अपना डेब्यू कब किया था? तो 2012 में। 2012 में क्रिस मॉरिस ने डेब्यू किया था। इनकी खासियत क्या रही? तो 4 टेस्ट मैच में इन्होंने 12 विकेट लिया था, 42 वनडे मैच में 48 विकेट लिया था, जबकि 23 T20 मैच में 34 विकेट इन्होंने हासिल किया था। तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर इन्होंने 773 रन बनाया था। अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गासेटी को मनोनीत किया है। तो भारत में अमेरिकी राजदूत कौन बने हैं? तो एरिक गासेटी। इन्हें इनकी नियुक्ति किसने की? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। तो ये जो एरिक गासेटी हैं, किनकी जगह भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं? तो केनेथ जस्टर की जगह, केनेथ जस्टर की जगह। ये लॉस एंजिल्स के मेयर भी हैं। तो ये जो एरिक गासेटी हैं लॉस एंजिल्स के मेयर भी हैं, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम अर्थात LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी अर्थात FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तो भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में अर्थात LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। किस संशोधन के तहत यह निर्णय लिया है? तो फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम के तहत, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम के तहत, याद रखेंगे। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा क्या है? तो पहली बार हुआ है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु अधिसूचना जारी की है। तो हाल ही में असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना को जारी किया है। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान NIMAS अर्थात निमास के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान NIMAS निमास के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। इस टीम का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो निमास के डायरेक्टर, निमास के निदेशक। निमास जो है पश्चिम कामेंग जिले और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। तो निमास क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। करंट अफेयर्स है कि चंपा के नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का बेंगलुरु स्थित एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो चंपा के नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का बेंगलुरु स्थित एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 9 जनवरी 2022 को निधन हुआ। अगला है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख संजय भार्गव ने
अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख संजय भार्गव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2021 में संजय भार्गव ने पद संभाला था और जनवरी 2022 में अपने पद का त्याग कर दिया। तो संजय भार्गव अक्टूबर 2021 में अपने पद को संभाला था और जनवरी 2022 में अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया। इनके पद छोड़ने का कारण क्या था? तो स्टारलिंक इंडिया के पास इंटरनेट सेवाएं देने के लिए कोई लाइसेंस नहीं था। तो स्टारलिंक इंडिया के पास इंटरनेट सेवाओं को देने के लिए किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो हाल ही में फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 1768 करोड़ रुपए अर्थात 21 करोड़ यूरो। 1768 करोड़ रुपए का मतलब हो गया 21 करोड़ यूरो। इस नियामक का कहना है कि अगर कंपनियां उसके आदेश का 3 महीने के भीतर पालन नहीं करती हैं तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त कर चुकाना पड़ेगा। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए महिला न्यायाधीश आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है। तो पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए महिला न्यायाधीश आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है। इसके बाद आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला अनुसूचित जाति जज होंगी। तो इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला अनुसूचित जाति की जज होंगी। पिछले 20 वर्षों में लाहौर उच्च न्यायालय की ये पहली महिला न्यायाधीश भी थी। तो पिछले 20 वर्षों से ये आयशा मलिक लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी थी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA में एंटीगुआ और बारबाडोस बने नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं। तो याद रखेंगे कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए सदस्य के रूप में किन्हें शामिल, कौन जुड़े हैं? तो बरबुडा और एंटीगुआ और बरबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ये 102वें सदस्य बने हैं। तो बरबुडा और एंटीगुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य बने हैं। इंपॉर्टेंट है। किसकी मौजूदगी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्यता हासिल किया? तो भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवासन की अध्यक्षता में। तो भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवासन की मौजूदगी में बरबुडा और एंटीगुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य बने हैं। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में केरल के एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। तो हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा निर्मित उपग्रह CUSAT क्यूसैट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। तो यह जो केंद्र है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा निर्मित उपग्रह CUSAT के लिए अर्थात क्यूसेट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को 30 सितंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसे अफस्पा भी कहा जाता है, अफस्पा AFSPA 1958 को 30 सितंबर 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। LNG कंपनी इस टर्मिनल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट NMPT के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की गई। तो इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट NMPT के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की गई। इसकी खासियत क्या रही? तो इसकी खासियत रही कि यह कर्नाटक का पहला और देश का छठा लिक्विफाइड नेचुरल गैस अर्थात LNG क्या बना? तो टर्मिनल बना, अर्थात तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल बना। तो यह कर्नाटक का पहला और देश का छठा लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल अर्थात LNG टर्मिनल तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल बना। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। तो यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में। यह एक वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। यह एक वाणिज्यिक बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से न जोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यदि पैन कार्ड धारक समय से इस महत्वपूर्ण लिंकिंग को पूरा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और उसे फिर से चालू करने के लिए 1,000 रुपया का दंड देना पड़ सकता है। तो यदि पैन कार्ड धारक समय से इस महत्वपूर्ण लिंकिंग को पूरा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा और उसे फिर से चालू करने के लिए 1,000 रुपये तक दंड देना पड़ सकता है। तो ये तो था हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग एक एक समाप्त करेंगे, तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इसे बार बार रिपीट करके देखते रहें। इससे बाहर कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।